वेलकम ऑल ऑफ यू वंस अगेन इन माय चैनल क्रैकबोर्ड। सो अभी तक हम लोगों ने सेट थ्योरी का बहुत सारा पोर्शन कर लिया है। आज जो है सेट थ्योरी का आई थिंक लास्ट पोर्शन होगा। आई होप कि आज सेट थ्योरी हमारा ख़त्म हो जाए और फिर हम नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे पहले, और उसके बाद पहले हम लोग कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस भी। तो आज जो है सेट का लास्ट पोर्शन हम लोग स्टडी करने वाले हैं। ऑपरेशंस ऑन सेट्स हम लोग कर रहे हैं, और ऑपरेशन ऑफ सेट्स में हमने बहुत सारे ऑपरेशंस का बात किया था, इंटरसेक्शन का, यूनियन का बात किया था, उसके बाद डिफरेंस ऑफ सेट्स का बात किया था। आज उसी को आगे बढ़ाते हैं और आज का जो लास्ट हमारा ऑपरेशंस है दैट इज सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट। सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट्स। सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट्स क्या होता है ये आज हम लोगों को देखना है। हमने बात किया था डिफरेंस ऑफ टू सेट्स का, कि दो सेट का डिफरेंस क्या होता है, यानी कि ए और बी का अगर डिफरेंस निकालना है तो हम लोग ए माइनस बी करते हैं, यानी कि ए वाले सेट्स को रखते हैं और उसमें से बी वाले जितने भी एलिमेंट्स है उसको हटा देते थे, उसको निकाल देते थे। आज हम बात करेंगे सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट्स का। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि आखिरकार सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट्स को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले हम लोगों को सीखना है रिप्रेजेंटेशन, हाउ टू रिप्रेजेंट सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। पहली बात, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट्स एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट उतना नहीं रखता है अगर हम सीबीएसई बोर्ड की बात करें, बट फिर भी स्टिल आपको ये चीज़ आना चाहिए। ये आपके फर्दर नॉलेज के लिए बहुत ज़रूरी है। कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में आपको बहुत सारे क्वेश्चंस इस पे बेस्ड पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो सिमेट्रिक डिफरेंस को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। मान लो हमारे पास ए और बी दो सेट हैं, तो हम कैसे इसको रिप्रेजेंट करेंगे? वी विल रिप्रेजेंट ए डेल्टा बी। अगर आपको याद हो तो ये जो ट्राइंगल टाइप का जो सिंबल होता है इसको डेल्टा बोलते हैं। तो ए डेल्टा बी, दिस डिनोट्स सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। इस सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स को इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। एक और रिप्रेजेंटेशन आपको मिलता है बहुत सारे बुक में, वो होता है ए और प्लस और उस पर एक सर्कल चढ़ा दिया जाता है। तो ये जो रिप्रेजेंटेशन होता है ये भी सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट्स का ही रिप्रेजेंटेशन होता है। तो ये इन दो तरीके से, इन दो वेज से वी विल रिप्रेजेंट सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। तो दो सेट्स को इस तरीके से पहली बात तो रिप्रेजेंट किया जाता है। आइए सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स को ज़्यादा अच्छे से समझने के लिए हम वेन डायग्राम का यूज लेते हैं। वेन डायग्राम के हेल्प से हम लोग सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट्स को ज़्यादा अच्छे से समझ पाते हैं। आइए सपोज मान लीजिए हमारे पास एक वेन डायग्राम है और इसमें दो सेट्स हैं, सेट ए और सेट बी। वी हैव टू सेट्स ए एंड सेट्स बी। ये आपका यूनिवर्सल सेट है। तो मैंने आपको बताया था कि जितने भी एलिमेंट्स ए सेट में होंगे और बी सेट में होंगे तो ये वाला जो पोर्शन आपका होता है, आपको याद हो डिफरेंस ऑफ टू सेट्स में हमने बात किया था कि ये वाला जो पोर्शन होता है ये ए माइनस बी कहलाता है, यानी कि डिफरेंस ऑफ ए माइनस बी। ठीक है, क्योंकि इस पोर्शन में सिर्फ ए के एलिमेंट होंगे, बी वाले एलिमेंट्स को हटा दिया गया है। ये वाला जो पोर्शन होता था दिस इज बी माइनस ए। आपको याद होना चाहिए, आप मेरे पिछले वीडियो को भी एक्सेस कर सकते हैं अगर आपको ये नहीं आ रहा है तो। इन पोर्शन को ए माइनस बी बोलते हैं, इस पोर्शन को बी माइनस ए बोलते हैं। देखिए अब इन्हीं दो पोर्शन को आप ऐड कर दीजिए, यानी कि इसको a माइनस बी और b माइनस ए का आप यूनियन ले लीजिए। यूनियन मतलब क्या, ऐड कर दीजिए आप इन दोनों को। तो ये जो बन के आता है दैट इज ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी। यही आपका सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ बी होता है। कितना आसान है। सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ बी क्या होता है, आपको ये वाला पोर्शन यानी कि a माइनस बी के सारे एलिमेंट्स को लेना है और b माइनस ए वाले सारे एलिमेंट्स को लेना है, उनका यूनियन ले लेना है। तो वो जो आता है आपका वो एसिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ b कहलाता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप समझ सकते हो। आप अगर ध्यान से यहाँ देखोगे तो एसिमेट्रिक डिफरेंस b को हम लोग एक तरीके से और लिख सकते हैं। अगर आप यहाँ ध्यान दो तो ये जो पूरा पोर्शन है सेट ए और सेट बी, हम इसको a यूनियन b बोल सकते हैं। ठीक है, पूरे पोर्शन को हम ए यूनियन बी ही तो बोलते हैं। ए वाले को और बी वाले को दोनों को साथ में अगर हम ले लें तो उसको क्या बोलते हैं, ए यूनियन बी। अगर आप ध्यान से देखो तो इसमें से कौन सा रीजन एसिमेट्रिक बी है, ये वाला रीजन जिसमें मैंने ब्लू मार्कर से ट्रेस किया है रीजन को, ये क्या है, एसिमेट्रिक डिफरेंस बी। इसमें से सिर्फ ये वाला पोर्शन ऐसा है, ये वाला पोर्शन जो एसिमेट्रिक बी
एसिमेट्रिक डिफरेंस बी का पार्ट नहीं है, ये वाला पोर्शन। यानी कि ए यूनियन बी में से अगर हम इस पोर्शन को घटा दें, निकाल दें, तो जो बचेगा वो एसिमेट्रिक डिफरेंस बी ही तो बचेगा। और इस पोर्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, दिस पोर्शन इज ए इंटरसेक्शन बी। अगर आपको याद हो तो ए इंटरसेक्शन बी होता है। तो ए यूनियन बी में से अगर हम सब्ट्रैक्ट कर दें ए इंटरसेक्शन बी को, तब भी हमारे पास जो आता है वो ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी कहलाता है, एसिमेट्रिक डिफरेंस बी बचता है। तो इस तरीके से हम यूनियन सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट्स को विद द हेल्प ऑफ वेन डायग्राम वी कैन अंडरस्टैंड इजीली, हम लोग आसानी से समझ सकते हैं। आइए एक एग्जांपल भी लेते हैं, एग्जांपल के हेल्प से भी हम लोग समझते हैं कि एसिमेट्रिक बी का वैल्यू क्या होगा। सपोज मान लीजिए हमारे पास एक सेट ए है विच इज 1, 2, 3 अल्फा बीटा गामा। ये हमारे पास एक सेट है। हमारे पास एक दूसरा सेट बी है विच इज अल्फा बीटा 3, 4, 5। ये है हमारे पास दो सेट्स, वी हैव गिवन टू सेट्स एंड वी वांट टू कैलकुलेट, वी वांट टू फाइंड द एसिमेट्रिक बी डिफरेंस। ओके, सिमेट्रिक डिफरेंस वी वांट टू फाइंड, तो वी विल राइट ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी। तो हम लोग जानते हैं कि ए सिमेट्रिक बी जो होता है वो इक्वल्स टू होता है ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए के। ए में से बी के एलिमेंट्स को घटा दो और बी में से ए के एलिमेंट्स को घटा दो, दिस इज, और उसका यूनियन ले लो तो आपको ए सिमेट्रिक बी का वैल्यू आ जाएगा। ए सेट ये है और इसमें से बी वाले सारे एलिमेंट्स को हटा देना है। अल्फा है, बीटा है इसमें, तो अल्फा बीटा को आप हटा दो तो जो बचेगा यानी कि 1, 2, 3 और गामा भी आएगा, राइट, गामा। ये जो सेट आया ये a माइनस बी है, इसका यूनियन लेना है, इसका यूनियन लेना है किस सेट के साथ, b माइनस ए के साथ। b में ये सारे एलिमेंट्स हैं। अगर आप ध्यान दो तो अल्फा बीटा और 3 जो है वो ए सेट में है, तो बी वाले सेट से अल्फा बीटा 3 को हम लोग हटा देंगे, निकाल देंगे। क्यों निकालेंगे, क्योंकि इसमें से ए वाले को हमें क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो वी विल लेफ्ट विथ 4, 5, यही जो एलिमेंट्स होंगे दैट इज बी माइनस ए हो जाएगा। अब इन दोनों सेट्स का हमें क्या लेना है, यूनियन लेना है। तो अगर हम इन दोनों सेट्स का यूनियन ले तो यूनियन का मतलब होता है ऐड करना, आपको दोनों सेट्स को ऐड कर देना है। तो ये आया, तो ये जो आपको निकल के आया ये पूरा, दिस इज द सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ ए एंड बी। इस तरीके से हम एग्जाम्पल के हेल्प से भी सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स कैलकुलेट कर सकते हैं। छोटा सा एक टॉपिक है ये एसिमेट्रिक बी, बट वेरी हेल्पफुल, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी अच्छा है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आपको इसे अच्छे से करना है, ठीक है। नाउ इस तरीके से हमने पूरा जो ऑपरेशंस ऑन सेट्स है वो कंप्लीट कर लिया है। सारे ऑपरेशंस ऑन सेट्स हमने कर लिया है। आपको अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो तो आई विल रिक्वेस्ट यू कि आप मेरे प्लेलिस्ट को एक्सेस कीजिए। प्लेलिस्ट में मैंने सारे वीडियोस को 1 by 1 पार्ट वाइज मैंने वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन के साथ रखा हुआ है। आप एक एक पार्ट को देखिए, उस पर बेस्ड क्वेश्चंस कीजिए और नोट्स जरूर बनाइए। नोट्स बनाना बेहद ज़रूरी है। अब हम लोग विच इज़ एक बहुत इम्पॉर्टेंट ला है जो सेट्स थ्योरी में आता है, उसको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं और आप शायद थोड़े बहुत जानते भी होंगे। दैट इज डी मोर्गन्स लॉ। नाउ डी मोर्गन्स लॉ, ओके, डी मोर्गन्स लॉ। मोर्गन ने ये लॉ दिया था, इंट्रोड्यूस किया था, इस वजह से इसको हम लोगों ने डी मोर्गन्स लॉ बोला। इसका नाम पड़ा डी मोर्गन्स लॉ। डी मोर्गन्स लॉ बेसिकली आप एनसीईआरटी में तो इसको पूरा एलाबोरेट करके नहीं दिया हुआ है, बट स्टिल ठीक तरीके से दिया है। बट हम इसको दो पार्ट में इसको डिवाइड करेंगे। डी मोर्गन्स ने दो जो है तरीके से इस लॉ को डिफाइन किया था। पहला जो है उसको हम लोग बोल सकते हैं लॉ ऑफ कॉम्प्लीमेंट। फर्स्ट वाले को हम लोग बोल सकते हैं लॉ ऑफ कॉम्प्लीमेंट। उन्होंने ही दिया था कॉम्प्लीमेंट, जो मैंने आपको पढ़ाया था उस पर कुछ लॉ दिया था, उनको हम लोग बोल सकते हैं लॉ ऑफ कॉम्प्लीमेंट। और दूसरा जो लॉ उन्होंने दिया है लॉ ऑफ वी कैन से यूनियन एंड इंटरसेक्शन, यूनियन एंड इंटरसेक्शन। तो ये दो बेसिकली लॉ है जो डी मोर्गन साहब ने दिया है, ठीक है। इसके बारे में हम लोग 1 by 1 पढ़ेंगे। तो सबसे पहले डी मोर्गन साहब ने लॉ ऑफ कॉम्प्लीमेंट के क्या बोला कि लॉ ऑफ कॉम्प्लीमेंट क्या है। तो आइए देखते हैं कि लॉ ऑफ कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है। उन्होंने लॉ ऑफ कॉम्प्लीमेंट में क्या बताया, क्या लॉ दिया, ठीक है। तो सबसे पहले वी विल डिस्कस लॉ ऑफ कॉम्प्लीमेंट, ओके। तो नोट डाउन कीजिए लॉ ऑफ कॉम्प्लीमेंट, लॉ ऑफ कॉम्प्लीमेंट।
अगर थोड़ा वीडियो ब्लर आ रहा होगा कुछ टाइम के लिए तो आप लोग थोड़ा सा एडजस्ट करना, और थोड़े टाइम के बाद वो ठीक हो जाता है। लॉ ऑफ कॉम्प्लीमेंट की बात करें तो उन्होंने 2 लॉ दिया कॉम्प्लीमेंट में। पहला लॉ उन्होंने क्या दिया, पहला लॉ उन्होंने दिया कि जो ए यूनियन बी होता है, आप सबको पता है ए यूनियन बी क्या होता है, ए यूनियन बी, और इसका अगर हम कॉम्प्लीमेंट ले लें, ए यूनियन बी का हम क्या ले लें, कॉम्प्लीमेंट ले लें। कॉम्प्लीमेंट मैंने आपको बताया था कि अगर आपको ए का कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो यूनिवर्सल सेट में से ए सेट को क्या करो, सब्ट्रैक्ट कर दो, ये कहलाता है कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए, राइट। किसी भी सेट का अगर आप कॉम्प्लीमेंट निकाल रहे हो तो आपको यूनिवर्सल सेट में से उसी सेट के एलिमेंट्स को क्या करना होता है, सब्ट्रैक्ट करना होता है, माइनस करना होता है, देन वो दैट बिकम्स ए कॉम्प्लीमेंट, तो उस सेट का कॉम्प्लीमेंट बन जाता है। तो ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट जो होता है वो ए का कॉम्प्लीमेंट, ए का कॉम्प्लीमेंट, और ध्यान देना यहाँ यूनियन है तो यहाँ इंटरसेक्शन आ जाएगा, यहाँ यूनियन है तो यहाँ इंटरसेक्शन आ जाएगा और बी का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। तो ध्यान देने वाली बात है कि ये एक कॉम्बिनेशन है ए यूनियन बी, 2 सेट्स का यूनियन और उसका कॉम्प्लीमेंट, 2 अलग अलग कॉम्प्लीमेंट, 2 सेट के अलग अलग कॉम्प्लीमेंट, इंडिविजुअल कॉम्प्लीमेंट, ये इंडिविजुअल कॉम्प्लीमेंट हुआ, ये भी इंडिविजुअल कॉम्प्लीमेंट हुआ, और उसका इंटरसेक्शन के बराबर होता है। ये 2 सेट्स कंबाइंड हैं और उनको हमने क्या किया, अलग अलग करके दिखाया, और वो ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट के बराबर होता है। ये डी मोर्गन साहब ने बताया। सेकेंड उन्होंने बोला कि यही नहीं, जो ए इंटरसेक्शन बी होता है और इसका जो कॉम्प्लीमेंट होता है, ए इंटरसेक्शन बी का जो कॉम्प्लीमेंट होता है, ये बराबर होता है ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। तो आप देखो यहाँ इंटरसेक्शन है तो यहाँ यूनियन है, तो ये बेसिकली कॉम्प्लीमेंट लॉ, 2 कॉम्प्लीमेंट लॉ उन्होंने बताया था, उन्होंने पहचाना था, उन्होंने स्टडी किया था, उसके बाद ये लॉ उन्होंने दिया, और ये हर जगह वैलिड भी रहता है, हर जगह ये वैलिड होता है। आइए हम इसको अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं विद द हेल्प ऑफ वेन डायग्राम। वेन डायग्राम से हम इसे काफ़ी अच्छे से समझ सकते हैं, काफ़ी आसानी से समझ सकते हैं। तो सबसे पहले हम एक वेन डायग्राम बनाते हैं। हमारे पास 2 सेट है ए और बी, राइट, और ये हमारा यूनिवर्सल सेट है। तो अगर हम बात करें ए यूनियन बी का, तो ए यूनियन बी का मतलब होता है ये सारा रीजन, ये आपका ए यूनियन बी है। इसका कॉम्प्लीमेंट ले लो तो आप यूनिवर्सल में से इन सारे एलिमेंट्स को हटा दो, तो जो बचेगा आप देख सकते हो, जो मैं क्रॉस कर रहा हूं, इन क्रॉस में जो भी रीजन, ये क्रॉस वाले रीजन क्या कहलाएंगे, दीज आर ए यूनियन, मतलब ये वाले जो रीजन होंगे ये ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट कहलाएंगे। आपने क्या किया, यूनिवर्सल में से ए यूनियन बी वाले रीजन को हटा दिया, तो जो क्रॉस वाला रीजन आपको दिख रहा है यही होगा ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। अब यहां बोल रहा है कि ए कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट का रीजन आप देखो, ए कॉम्प्लीमेंट, तो अगर ए कॉम्प्लीमेंट की बात करें तो ए वाला रीजन को छोड़ करके बाकी सारा, क्रॉस वाला तो सारा होगा ही, साथ ही साथ ये भी होगा, साथ ही साथ ये भी होगा, हम इसमें भी क्रॉस मान लो कर, मतलब साथ ही साथ ये भी होगा, ये सारे रीजन भी आएंगे। बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या हुआ, बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब हुआ कि बी वाले रीजन को छोड़ करके बाकी सारा, बी वाले रीजन को छोड़ करके, तो आप अगर कॉमन देखोगे, इंटरसेक्शन कॉमन पार्ट देखोगे, तो क्रॉस वाला जो मैंने क्रॉस किया है यही तो कॉमन में आएगा, यही जो रीजन होंगे जो कॉमन में आएंगे। अगर आपको अच्छे से नहीं समझ पा रहे हो तो आप देखो, फिर से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। देखिए, आइए फिर से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। पहली बात ये आपको समझ में आया होगा कि ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट ये है, ठीक है। दूसरी चीज, ए कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट की बात करें तो ए को छोड़ करके सारे एलिमेंट्स, ए को छोड़ करके तो ए कॉम्प्लीमेंट कहलाएंगे, यानी कि ये सारे, और ये जो मैं टिक कर रहा हूं ये भी आ जाएंगे ए कॉम्प्लीमेंट में, ये भी आएंगे, बिल्कुल आएंगे। उसके बाद हम बात करते हैं बी कॉम्प्लीमेंट का, बी को छोड़ करके सारा, बी को नहीं लेना है, इसको छोड़ देना है। उसके बाद ये सारा, ये सारा रीजन, ये सारा रीजन, बी कॉम्प्लीमेंट को छोड़ करके ये सारा रीजन, ठीक है। इस बार बी को छोड़ देना है, ठीक है, बी को हम नहीं कंसीडर कर रहे हैं, तो बी को छोड़ करके अब क्या बोला जा रहा है,
अब क्या बोला जा रहा है कि इसका इंटरसेक्शन मतलब इसका कॉमन पार्ट, ये भी रीजन है, ये भी रीजन है, ये भी रीजन है, ये सारे रीजन है। अच्छा, ऐसे कौन कौन से रीजन है जहां पे मैंने टिक भी किया है और क्रॉस भी किया है? अगर आप ध्यान से देखो तो ये सारे रीजन वो हैं जिनको मैंने टिक भी किया है और क्रॉस किया है। इसमें तो सिर्फ टिक किया है ना, इसमें सिर्फ टिक किया हुआ है, पर इसमें देखो कॉमन क्या है, कॉमन पार्ट आप देखोगे तो ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट्री जो कॉमन पार्ट है। तो इस तरीके से हम लोग समझ सकते हैं। ठीक उसी तरीके से आप इसको भी समझ सकते हो। आप खुद से वेन डायग्राम ड्रॉ करो, आप इसको समझने की कोशिश करो। अगर आपको नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिए। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं, तो बेसिकली लॉ ऑफ कॉम्प्लीमेंट यही होता है। इस पे बेस कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो आपको ये यूज कर लेना है। जैसे आप अलजेब्रा में कैसे यूज करते हो, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, उसका यूज करते हो ना क्वेश्चन में सॉल्व करने के लिए। तो ठीक उसी तरीके से इसका भी यूज आपको क्वेश्चन में सॉल्व करने के लिए करना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं दूसरा जो उन्होंने लॉ दिया था, दैट इज कॉल्ड लॉ ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन। ठीक है, लॉ ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन, लॉ ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन। लॉ ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन की हम बात करते हैं। आपने बचपन में डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ पढ़ा होगा। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या होता था कि a को अगर हम b प्लस सी के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये बराबर होता था a इंटू बी प्लस a इंटू सी के। तो मोर्गन साहब को लगा कि क्या सेट्स में भी हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को यूज कर सकते हैं। तो उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, उन्होंने स्टडी किया, केस स्टडी किया, तो उन्होंने लॉ दे दिया और उन्होंने देखा कि सही में भाई साहब डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यहाँ भी अप्लीकेबल है। उन्होंने क्या लॉ दिया? पहला जो उन्होंने लॉ दिया, उन्होंने बोला कि जो पहला जो उन्होंने लॉ दिया, उन्होंने कहा कि ए यूनियन बी इंटरसेक्शन का जो वैल्यू है, आप देखना डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के जैसा ही है। आप देखो ए को मल्टीप्लाई किया गया है बी के साथ, तो आप ए का यूनियन करोगे बी के साथ। देखो ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी है ना, तो आप ए का यूनियन करोगे बी के साथ, यूनियन करोगे बी के साथ, यूनियन करोगे बी के साथ, उसके बाद इंटरसेक्शन ले लोगे और ए का फिर से यूनियन करोगे सी के साथ। दिस इज कॉल्ड, ये उन्होंने पहला ला दिया कि ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी के बराबर होता है, यानी कि ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी के बराबर होता है। ये मोर्गन साहब ने ला दिया, यानी कि जो इंटरसेक्शन के अंदर था उसको आपने क्या कर दिया? डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो इसको हम लोग बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर इंटरसेक्शन। इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर इंटरसेक्शन। आपने इंटरसेक्शन को क्या कर दिया? डिस्ट्रीब्यूट कर दिया यूनियन में। ठीक है, यानी कि ए यूनियन बी इंटरसेक्शन से, अगर आप ध्यान से देखो तो ए का यूनियन करना है बी के साथ, ए का यूनियन कर दो बी के साथ, फिर ए का यूनियन कर दो सी के साथ और उसका इंटरसेक्शन लो। देखो उसका इंटरसेक्शन आपको क्या करना है? इंटरसेक्शन ले लेना है। सेकेंड लॉ जो उन्होंने दिया वो दिया कि ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, थोड़ा सा अपोजिट, फर्स्ट वाले के जस्ट अपोजिट है। तो इसमें आपको क्या करना है? ए का देखो यहाँ इंटरसेक्शन है ना, तो ए का इंटरसेक्शन लेना है बी के साथ, ए का इंटरसेक्शन लेना है बी के साथ, और यहाँ यूनियन है तो यूनियन ले लेना है, ए का फिर से इंटरसेक्शन लेना है सी के साथ। तो ये दो लॉ उन्होंने इंट्रोड्यूस कराया था, उन्होंने बताया था। इसको हम लोग बोल सकते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ये भी है। और ये किस पे है? डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर, यहाँ पे क्या है? यूनियन। तो डिस्ट्रीब्यूटिव यूनियन ओवर, ये दो लॉ हैं जो मोर्गन साहब ने दिया था, जिसको हम लॉ ऑफ यूनियन और लॉ ऑफ इंटरसेक्शन भी बोलते हैं। ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी का मतलब क्या हुआ? ए का यूनियन ले लो बी के साथ और उसका इंटरसेक्शन ले लो ए यूनियन सी के साथ। इस तरीके से आप दो, तो ये दो लॉ आपको ध्यान में रखना है, काफ़ी आसान लॉ है और इसका यूज भी क्वेश्चन में हम लोग करेंगे जब हम क्वेश्चन कराएंगे। इसके बाद क्वेश्चन सी कराना है तो उसमें आपको बिल्कुल इन सारे लॉ का यूज भी आपको दिखाएंगे। पहले आप समझ लो कि ये लॉ कैसे होता है। इन लॉ को हम लोग वेन डायग्राम से बहुत आसानी से समझ सकते हैं। तो आई विल सजेस्ट यू कि आप इन सारे लॉ को खुद से बैठ करके खुद से वेन डायग्राम पे एक बार एनालाइज करो, क्या ये वेन डायग्राम से सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर आप इसको वेन डायग्राम से
अगर आप इसको वेन डायग्राम से एनालाइज करोगे तो यू विल गेट टू नो कि हाँ भाई साहब ये तो सारा लास्ट सही है, उन्होंने सही बात बोला है। तो आप इसको वेन डायग्राम से बनाइए, कोशिश कीजिए कि वेन डायग्राम से हमें प्रूफ कर पा रहा हूँ कि नहीं, ये वाला इसके बराबर है कि नहीं। अगर आपको नहीं होता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर रिप्लाई कीजिए, मैं आपको फिर से एक वीडियो बना करके इसका प्रूफ भी दिखा दूंगा। वैसे ये हो जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इस तरीके से जो हमारा डी मॉर्गन्स लॉ है, उन्होंने 2 लॉ दिया और इस तरीके से हमारा डी मॉर्गन्स लॉ एंड होता है। अब एनसीईआरटी का जो लास्ट पोर्शन है उसकी अगर हम बात करते हैं, उसकी बात करते हैं, उसमें हमें क्या सीखना है, कुछ एडिशंस है, सेट्स को कैसे ऐड करते हैं, ठीक है ना। तो एडिशन ऑन सेट्स हम लोग पढ़ेंगे। तो इसको हम लोग एक थ्योरम बोल सकते हैं, एडिशन थ्योरम, राइट, एडिशन थ्योरम ऑन सेट्स। क्या होता है एडिशन थ्योरम ऑन सेट्स, आइए हम लोग सीखते हैं। सपोज मान लो हमारे पास 2 सेट्स है ए और बी, एक ए सेट है एक बी सेट है, 2 सेट्स हैं हमारे पास ए और बी। ए सेट्स में जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको हम लोग एन ए से रिप्रेजेंट करते हैं। आपको मैंने बताया था कि जो रिप्रेजेंटेशन होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट, वो एन ए से रिप्रेजेंट किया जाता है। और जो बी सेट में है नंबर ऑफ एलिमेंट्स, उसको हम एन बी से मानते हैं। मान लो इसमें कुछ 10 एलिमेंट्स हैं ए वाले में, तो उसको एन ए का वैल्यू 10 हमने बोल दिया। बी वाले सेट में कुछ नंबर जो है एलिमेंट्स का वो 5 है, तो उसको हमने 5 बता दिया, ठीक है, इस तरीके से। तो अब हम आपसे पूछते हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स बताओ ए यूनियन बी में, नंबर ऑफ एलिमेंट्स बताओ ए यूनियन बी में। तो आप बोलोगे इसको जोड़ दो इसको जोड़ दो, 15 आ जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। क्यों? देखो 10 जो एलिमेंट हैं ए वाले सेट में, वो देखो बी में भी तो कुछ पार्टिसिपेट कर रहे हैं, बी वाले सेट में भी तो हैं, और हो सकता है कि जो बी वाले एलिमेंट्स हैं वो ए में भी हो, कॉमन भी तो है। इसका मतलब हम डायरेक्टली इसको ऐड नहीं कर सकते, वी कैन नॉट ऐड डायरेक्टली ऑफ 2 सेट्स। एक सेट में 10 एलिमेंट है, दूसरे वाले में 5 एलिमेंट्स है, दोनों को जोड़ दो 15, बोलो कि ए यूनियन बी वाले सेट में 15 एलिमेंट्स, आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। दैट्स व्हाई यू हैव टू स्टडी एडिशन थ्योरम। और इस यहाँ पर हम एडिशन थ्योरम का यूज करेंगे और उसके हेल्प से हम लोग बताएंगे कि जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे ए यूनियन बी में वो कितने होंगे। तो देखिए जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे ए यूनियन बी में, किसमें, ए यूनियन बी में, वो इक्वल्स होंगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए वाले सेट में जितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी वाले सेट में जितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं। और अगर आप ध्यान से देखो तो ये जो पार्ट होगा जो दोनों में आ रहा है, ये कॉमन पार्ट है, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ए इंटरसेक्शन बी। यानी कि जब आप नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए लिख रहे हो और प्लस नंबर ऑफ सेट इन एलिमेंट्स बी लिख रहे हो, तो इसमें ये वाला जो पार्ट है ए इंटरसेक्शन बी वाला जो पार्ट है ये दोनों में आ जा रहा है, इसलिए इसको हटा देना है। क्यों हटाना है? क्योंकि ये कॉमन है, ये दोनों में, इसको हटा दोगे तब तो आप एक्चुअल ऐड कर पा रहे हो, करोगे। तो इसमें से आपको क्या सब्ट्रैक्ट कर देना है, यू हैव टू सब्ट्रैक्ट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी। जितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स है ए इंटरसेक्शन बी में, उसको आपको क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो इस तरीके से नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इन यूनियन बी आपका आता है, और ये एक फॉर्मूला भी है, आपको ये याद भी रखना है, काफ़ी ईजी है, आप वेन डायग्राम से आसानी से इसे समझ सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से हम 2 गिवन सेट्स का यूनियन जो होता है ए यूनियन बी, उसका नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइंड आउट कर सकते हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी बराबर होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी। जो कॉमन वाला पार्ट है उसको आपको क्या करना है, हटा देना है, निकाल देना है। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट इस तरीके से ये होगा। एक यहाँ इंपॉर्टेंट बात ये है कि देखिए अगर आप ध्यान से देखो तो अगर हम वेन डायग्राम बनाएं, ये ए सेट है, ये बी सेट है, तो जो ए नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी होगा, इससे आप कैलकुलेट कर पाओगे। लेकिन हो सकता है कि जो वेन डायग्राम है, या हो सकता है 2 सेट इस तरीके से हो, यानी कि अलग अलग हो। आपको याद है अगर ये 2 सेट्स बिल्कुल एक दूसरे पे ओवरलैप नहीं किए हुए रहते, सॉरी मिले हुए नहीं रहते हैं, तो इसको हम क्या बोलते हैं, कौन सा सेट बोलते हैं? अगर आपको याद हो तो हम इन 2 सेट्स को डिसजॉइंट सेट्स बोलते हैं। अगर ए और बी डिसजॉइंट सेट्स हो जाए, क्या हो जाए, डिसजॉइंट
सेट्स हो जाए। अगर ए और बी आपका डिसजॉइंट सेट्स हो गया तो आप देखो ना, ए अलग है बी अलग है, यानी कि इसमें जो भी इसके सारे एलिमेंट्स होंगे उसको हम Na बोलते हैं, इसके सारे एलिमेंट्स को हम Nb बोलते हैं। तो इनका जो यूनियन हम लेंगे, इसमें आप दोनों एलिमेंट्स को, अगर मान लो ए वाले सेट में 10 एलिमेंट्स हैं और बी वाले सेट में 5 एलिमेंट्स हैं, तो ए यूनियन बी यानी कि इसके और इसके सम में कितने एलिमेंट्स होंगे? 15 होंगे, यानी कि आप डायरेक्टली ऐड कर सकते हो। यानी कि अगर ए और बी आपका डिसजॉइंट सेट्स हो गया, कैसा सेट्स हो गया? अगर डिसजॉइंट सेट्स हो गया, देन जो आपका एन, जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एन ए यूनियन बी होगा, वो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी के बराबर हो जाएगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपका डिसजॉइंट सेट्स है तो जो आपका नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी सेट होगा वो डायरेक्टली आपका दोनों सेट्स के एलिमेंट्स के सम के बराबर हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो ए इंटरसेक्शन बी है 5 हो जाता है। ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाता है? 5 हो जाता है, क्योंकि इसमें कोई कॉमन होता ही नहीं, कोई कॉमन एलिमेंट ही नहीं रहता, तो ए इंटरसेक्शन बी 5 हो जाता है। और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन 5 क्या होता है? हमेशा 0 होता है। 5 में तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होता ही नहीं है, एलिमेंट्स होते ही नहीं है 5 में, इसलिए नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन 5 सेट क्या होता है? 0। तो ये वाला पोर्शन 0 हो जाता है, तो सिर्फ ये वाला बचता है। तो एन ऑफ ए इंटरसेक्शन एन ऑफ ए यूनियन बी एन ए प्लस एन बी के बराबर होता है। किस केस में? जब हमारा सेट्स कैसा हो? डिसजॉइंट सेट्स हो। आपका आता है वो होता है एन ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी। इस बार हम 3 सेट्स है, 3 सेट्स को क्या कर रहे हैं? ऐड कर रहे हैं। इस बार आपके पास 3 सेट है, ए बी सी, ए वाले बी वाले। इस बार आपके पास 3 सेट्स हैं और इन तीनों सेट्स का आपको क्या लेना है? यूनियन लेना है। तो फिर वही बात, अगर आप तीनों को जोड़ दोगे तो ए यूनियन बी यूनियन सी के बराबर नहीं आ जाएगा। मान लो ए में कुछ एलिमेंट्स होंगे, तो देखो जो ए में एलिमेंट्स होंगे वो बी में भी होंगे और कुछ पार्ट सी में भी होंगे। बी का जो एलिमेंट्स होगा कुछ पार्ट ए में भी होगा, कुछ पार्ट सी में भी होगा, और जो सी के एलिमेंट्स होंगे वो कुछ पार्ट ए में भी होंगे, कुछ पार्ट बी में होंगे। और अगर आप ध्यान दो तो ये वाला जो पोर्शन है जिसको हम लोग बोलते हैं ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, आपको पहले बताया था, ये तीनों में है, ठीक है। तो इसके हेल्प से हम लोग बताएंगे। सबसे पहले देखो, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए हम लोग लिखेंगे प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी सेट हम लोग लिखेंगे प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन सी सेट लिखेंगे। आप सबसे पहले टोटल एलिमेंट्स को जोड़ दो, यानी कि आपने पूरे रीजन के एलिमेंट्स को ऐड कर दिया। बट इसमें से कॉमन क्या है? अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये वाला जो पोर्शन है ये भी कॉमन है, ये कॉमन है ए और बी में, उसको आपको घटाना होगा। तो आप माइनस करोगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी, उसको हटा दो। जब आप ध्यान से देखोगे तो ये वाला जो रीजन है, ये वाला रीजन आप ध्यान से देखो मेरी तरफ, ये वाला जो रीजन है जो बी और सी के बीच में कॉमन है, तो उसको भी आपको हटाना पड़ेगा। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन सी, सॉरी बी इंटरसेक्शन सी, यानी कि बी और सी में। फिर अगर आप ध्यान से देखोगे तो जो ए और सी है इसके बीच में भी ये जो सारे एलिमेंट्स हैं, ये जो सारे एलिमेंट्स हैं ये कॉमन आ रहे हैं, तो इनको भी आपको हटाना पड़ेगा। तो आप लिखोगे माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन सी। और अगर आप और ध्यान से देखोगे तो ये जो रीजन है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ये वाला, ये तीनों में कॉमन है और आपने इसको 2-2 बार घटा दिया है, इसमें से भी घटा, इसमें से इसमें। तो ये वाला रीजन तो आपने घटा दिया ना, तो इस रीजन को आपको जोड़ना पड़ेगा। और आप लिखोगे प्लस ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ये जो आपके पास एक फॉर्मूला बन के आया, ये जो फॉर्मूला होगा, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी यूनियन सी। तो आप इसको याद नहीं करें, आप इसको समझें। इसको समझने के बाद क्वेश्चंस में इसका एप्लीकेशन भी होगा, अप्लाई भी करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। इस तरीके से हमारा जो सेट थ्योरी है वो ख़त्म होता है। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। और नेक्स्ट वीडियो जो मैं अपलोड करूँगा, जो आगे फर्दर मैं डालूँगा, उसमें हम लोग कुछ क्वेश्चंस की बात करेंगे। एनसीईआरटी के जो भी क्वेश्चंस हैं, जो भी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं, उनका भी मैं डिस्कशन करूँगा, उनको भी मैं एक्सप्लेन करूँगा। साथ ही साथ कुछ ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो पहले, जो प्रीवियस ईयर बोर्ड्स में आए हैं, उन सारे क्वेश्चंस का भी हम लोग क्या करेंगे? डिस्कशन करेंगे। बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे। और आपको एक चीज़ और बता दूं कि अब जो हमारा बोर्ड सिस्टम हो गया है, एमसीक्यू टाइप भी हो गया है, वो कब तक रहता है आई डोंट नो मच अबाउट दैट, बट स्टिल वी हैव टू बी प्रिपेयर्ड विद द एमसीक्यूज टाइप क्वेश्चंस। तो कुछ एमसीक्यूज टाइप क्वेश्चंस भी हम लोग करने वाले हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं, सो दैट कि हमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हो। तो
आई होप कि आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा होगा। अगर आपको जेन्युइनली मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो आप इसे ज़रूर लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर करना नहीं भूलें। ओके, सो थैंक यू सो मच। जय हिंद।